Hello, this is Nikhil and welcome you all on my YouTube channel. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आप क्या करते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे एक पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब एक चार्ज के कारण। लेकिन जब चार्ज इनफाइनाइट नंबर्स हो, मतलब इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो एक लेंथ में या फिर एक सरफेस में, एरिया में, या फिर एक वॉल्यूम में, या फिर एक स्फीयर में, तो हमें करना पड़ता है गॉस लॉ का यूज। और गॉस लॉ जो है वो सिमेट्री बेस्ड होता है, मतलब एक सिमेट्री बनेगा सिलेंड्रिकल सिमेट्री या फिर क्यूबिक सिमेट्री। तो सिमेट्री बेस्ड जो होता है वो क्या कर देता है, वो आसान कर देता है चीजों को। तो इसलिए गॉस लॉ का समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जो गॉस लॉ है इसका प्रूफ कैसे, मतलब ये कहां से आया, इसको समझने के लिए बेसिक से डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देख लिया है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखा था आपने, उसमें क्या था, अभी जो नॉन यूनिफॉर्म एरिया का वो क्या था, वेक्टर E इंटू ds। ठीक है, फ्लक्स का वैल्यू क्या था, वेक्टर E इंटू ds। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एरिया का आपने देख लिया है। अब इस पार्टिकुलर पॉइंट से हम लोग कनेक्ट करेंगे गॉस लॉ को। तो जो गॉस लॉ होता है उसको समझने से पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक प्लस चार्ज लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो किधर की ओर निकलेगा आपका, वो बाहर की ओर निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है, इधर की ओर, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, और ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किधर की ओर निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या कहना था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया या क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग घेरने की कोशिश करते हैं। तो सपोज दैट कि इसको घेरते समय क्या बनता है, सिमेट्री। तो एक स्फीयर बनता है सिमेट्री में, ठीक है, जिसका रेडियस हम लोग क्या ले लेते हैं, तो सपोज दैट यहां से यहां तक रेडियस r है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना हुआ, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से क्रॉस हुआ। जब एक r रेडियस का एरिया लिया तो उसका क्या है, स्फीयर लिया, तो इससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया, तो 8। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस रेडियस को डबल करते हैं, मतलब यहां से यहां लेंथ 2 मीटर है तो यहां से करते हैं 4 मीटर करते हैं इसको। ठीक है, तो अब इस रेडियस से जब रेडियस को हमने डबल कर दिया तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा इससे, तो यहां से यहां तक लेकर अब 2r हो गया ये। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, तो अभी भी क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। तो मतलब यहां से क्या 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया और बाहर वाले स्फीयर से भी 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, और उस चार्ज के पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये चार्ज अगर यहां भी रहेगा तो इससे अगर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा तो वो दोनों स्फीयर से उतना ही नंबर निकलेगा। बट यहां पे क्या है कंसेप्ट कि आपको इस चीज का ध्यान देना है कि कहीं आपका कोई होल नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नॉट एनी होल्स एनीवेयर, अदरवाइज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट नहीं होगा। तो इसलिए जो ये क्लोज सरफेस का कंसेप्ट है, इसी क्लोज सरफेस के कंसेप्ट को हम लोग कनेक्ट करते हैं गॉस लॉ से। और गॉस लॉ जो है वो उसका कनेक्शन है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपको पता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर E इंटू ds होता है। ठीक है, अब अगर r का एक स्फीयर लिया, अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया, तो अब यहां पे क्या है कि जो आपका ये E है इसको बाहर लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये जो है आपका ds, ये क्या है, सरफेस एरिया है, और स्फीयर का एरिया क्या होता है आपका 4 पाई
आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या है, एक स्फेयर इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है यहां पे, एक स्फेयर इन्वॉल्व है। अब स्फेयर का जो होता है वो क्या, स्फेयर का क्या एरिया क्या होता है, तो 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय 4 पाई, और जो डिस्टेंस हमने लिया है उस डिस्टेंस आर रेडियस का है तो आर स्क्वायर ही लेते हैं, Q बाय 4 पाई आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जो डिस्टेंस है, और ये हो गया आपका क्या, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है हम लोग। तो पहले क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया E इंटू डी एस, ये हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू डी एस, और ये जो है E को बाहर लेके आते हैं, और ds जो सरफेस एरिया है वो क्या है, उसका सिमेट्री स्फेरिकल है, और स्फेयर का एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, तो इस ds की जगह 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि r डिस्टेंस भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, r डिस्टेंस पे स्फेयर। अब इस पार्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे क्या है, ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा इस 4 से, इस पाई से, इस आर स्क्वायर से, तो जो आपका फ्लक्स का वैल्यू बचा वो क्या बचा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एग्जैक्टली यही होता है क्या आपका गॉस लॉ। ये क्या होता है आपका गॉस लॉ। तो गॉस लॉ जो होता है वो क्या कहता है, चार्ज इनक्लोज थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बटे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज दैट इज इनक्लोज थ्रू दैट सरफेस। उस सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, उसी को क्या कहते, वही इक्वल टू किसके होता है, फ्लक्स के, और इसी को कहते हैं गॉस लॉ। यहां तक क्लियर हम लोग। तो किस तरह से एक स्फेरिकल सिमेट्री से आपने गॉस लॉ को डिराइव किया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ, और इस चीज का आपको ध्यान देना है कि ये सरफेस क्या है, इनक्लोज्ड है, तो इसलिए जो है वैल्यू कभी कभी किसी बुक में आपको इस तरह से इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस होता है, तो इसलिए इसका E इंटू डी एस लिखा होगा यहाँ, और ये इक्वल होता है किसके, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। तो ये है आपका क्या, गॉस लॉ। और गॉस लॉ का कहना क्या है कि चार्ज जो इनक्लोज्ड होता है एक क्लोज सरफेस में वो होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, तो यहां से बेसिक फंडामेंटल कनेक्टेड है किसका, गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका एक पॉइंट चार्ज इन्वॉल्व नहीं रहता है, ठीक है, जब पॉइंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एरिया में, जब इनफाइनाइट सरफेस का कंसेप्ट आता है तो एक सिमेट्री बनता है, उस सिमेट्री के एरिया पे फोकस करते हैं, मतलब चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं, और उसी चार्ज डेंसिटी से फिर क्या होता है आपका वो सारा कनेक्शन हो जाता है। तो इसलिए आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ना होता है। ठीक है, अब इसी सिलसिले में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गॉस लॉ जो है उसका एप्लीकेशंस होता है। तो एप्लीकेशंस बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जब आपका इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर दे देगा, जो अगर एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो कैलकुलेट करना होता है। फिर अगर एक प्लेन शीट होगा, प्लेन शीट के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के कारण, इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर आपका एक स्फेयर के कारण क्या होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो और उस स्फेयर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये था आपका क्या, गॉस लॉ। और गॉस लॉ कैसे कनेक्टेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ये आपने देखा, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एरिया का होता है, जो कि होता है इंटीग्रेशन E इंटू डी एस, और एग्जैक्टली यही E इंटू डी एस में E बाहर जाता है, और ये डी एस क्या है, चूंकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो जो डी एस है वो एरिया होता है, और इसी एरिया का जो होता है सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है वो
Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है और ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो गया और एग्जैक्टली ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल होकर 4 पाई और ये आर स्क्वायर कैंसिल होकर क्या हो गया Q पर एप्सिलॉन नॉट हो गया। और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है इनटू ds। तो ये क्लोज लूप इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक गॉस लॉ होता है वो क्लोज सरफेस के लिए होता है और उस क्लोज सरफेस में कहीं भी होल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका गॉस लॉ के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाए होगे। फिर नेक्स्ट आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।